नमस्कार दोस्तों। आज हमारी पॉलिटी की इस नई और यूनिक श्रृंखला का तीसरा लेक्चर है, जहां हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक वृहद दस्तावेज है जिसके विभिन्न प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनके विशिष्ट प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जैसा कि भारत के संविधान का अगर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल ढांचा देखा जाए तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से आया है। जैसा कि आपको पता है, भारत में अंग्रेजों का शासन था। जो उनका 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसके लगभग 60% तक प्रावधान जो है वो एज इट इज हमको भारत के संविधान में देखते हैं। अभी इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। उसी प्रकार अगर भारत के संविधान का राजनीतिक भाग देखा जाए तो वह ब्रिटेन के संविधान से मैच करता है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने दिनों राज किया है। तो राजनीतिक ढांचा जो है वो लगभग ब्रिटेन के राजनीतिक ढांचे से हमारा मैच करता है। हमने वहीं से उसको बोरो किया है। बात करते हैं संविधान के दार्शनिक भाग की, जिसमें मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। ये अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कहने की बात यह है कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल भाग है और जो उसके दार्शनिक भाग हैं, ये मोटा मोटी इन तीन जगह से लिए गए हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ज़्यादातर प्रावधान भारतीय संविधान में इस अधिनियम से एज इट इज लिए गए हैं, जैसे कि संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, फेडरल स्कीम। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार संघात्मक ढांचे के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। मतलब प्रांत के स्तर पर एक उत्तरदायी सरकार हो गई, साथ ही साथ केंद्र के स्तर पर भी एक केंद्रीय विधानमंडल की बात की गई है। जैसे कि आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी स्टेट की असेंबली नहीं हुआ करती है, वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था चलती है। लेकिन भारत में पहली बार भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश की सरकार ने ही संघात्मक ढांचे का प्रावधान किया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका की। इसी अधिनियम के अंतर्गत इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में एकीकृत न्यायपालिका की बात हुई कि सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके नीचे हाई कोर्ट होंगे, फिर लोअर जुडिशरी होगी। इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। वही संघीय न्यायालय बाद में सुप्रीम कोर्ट का काम करने लगा। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के गठन की बात हुई। राज्यों में भी लोक सेवा आयोग के गठन की बात की, और आज वो लोक सेवा आयोग आप देखते हैं यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में। साथ ही साथ भारतीय शासन अधिनियम में आपातकालीन प्रावधानों की भी बात की गई थी। ठीक है। आपातकालीन शक्तियों में ज़्यादातर शक्तियाँ वायसराय के पास हुआ करती थी। आपातकालीन प्रावधान के जो अपने संविधान में हैं वो भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए। साथ ही साथ राज्यपाल का कार्यालय, आप जानते हैं अंग्रेजों के ज़माने में गवर्नर ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता था। आज के समय भी जो गवर्नर ऑफिस है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। इसके अलावा राजनीति का आधारभूत ढांचा, जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन ने हमारे यहाँ काफ़ी सालों से राज किया, तो जो राजनीति का आधारभूत ढांचा बना वह लगभग भारत शासन अधिनियम में जो लिखा था वही एज इट इज भारत के संविधान में हमने ले लिया। साथ ही साथ प्रशासनिक जो ढांचा है, प्रशासनिक विवरण, जैसे कैग संस्था है, वह हमने भारत शासन अधिनियम से ही डायरेक्टली वहाँ से ले ली। अब हम बात करते हैं आगे, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया। ये आपको खाली किताब दिख रही है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। जैसे आप देखने जाएंगे कि ब्रिटेन का संविधान कहाँ मिलेगा, तो ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि लिखित और अलिखित संविधान कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, साथ ही साथ मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि जो विधायिका और कार्यपालिका है इनके बीच में सामंजस्य होगा। साथ ही साथ कार्यपालिका जो होगी वो विधायिका के अंतर्गत ही होगी। मीन्स कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। जैसे भारत की संसद में सांसद चुने जाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होती है वह संसद मीन्स विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया। ठीक है। इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसे जो विधायिका हमने चुनी है वहीं से हम मंत्रिमंडल को चुनेंगे, तो मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से है। संसदीय विशेषाधिकार, सांसद जो होते हैं और विधायक जो होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं ताकि वो अपनी बात सही से रख पाएं। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली।
क्योंकि ब्रिटेन की संसद में जो सांसद होते हैं उनको असीमित शक्तियां होती हैं। वहां पर संविधान नहीं, वहां पर संसद की सर्वोच्चता होती है। तो संसदीय विशेषाधिकार के जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन की संविधान से लिए हैं। साथ ही साथ द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था, मीन्स दो सदन होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। जैसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, इसी प्रकार भारत में भी लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे के आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत में जो एक नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होगा। जैसे कि आप अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में राज्यों का अपना खुद का नागरिकता होती है और अमेरिका की एक अलग नागरिकता होती है। ठीक है, जैसे कोई वाशिंगटन डीसी अगर उस स्टेट का होगा, तो जैसे कोई टेक्सास में रहता है तो अगर वहाँ का है तो उसकी नागरिकता टेक्सास की होगी, साथ ही साथ वह अमेरिका का नागरिक होगा। भारत में ऐसा नहीं है, कोई अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है, वह कहीं भी जाए वह भारत का नागरिक रहेगा। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। साथ ही साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ और विधि निर्माण की प्रक्रिया, अंग्रेजों का शासन रहा तो ये स्वभावता ही था कि विधि कैसे बनेगी उसकी प्रक्रिया जो है वो अंग्रेजों से हमने ले ली, जो ब्रिटेन के संविधान में जैसा है वैसा हमने ले ली। साथ ही साथ रिट जारी करने का अधिकार, जैसा कि आपने जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो रिट जारी करने का अधिकार जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वी द पीपुल मीन्स अमेरिका के संविधान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दार्शनिक आधार जो है वो अमेरिका के संविधान से है। मौलिक अधिकार, किसी के जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके फंडामेंटल राइट। और जैसा कि आप देखते होंगे हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका ह्यूमन राइट और इन सब विषयों की बात करता रहता है। तो मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है वह हमने अमेरिका के संविधान से लिए। साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन भारत के संविधानविदों ने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रावधान है वो अलग तरीके से डेवलप हुए। हमने अपनी संविधान सभा के माध्यम से हमने अपना संविधान बनाया, तो हमारी जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। तो इसीलिए हमने संविधान की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी। तो संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, संविधान की सर्वोच्चता भी। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है वह अमेरिका में है। अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान लिया गया है, मीन्स कोई भी कानून होगा उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। न्यायपालिका किसी भी कानून का पुनरावलोकन कर सकती है कि वह संवैधानिक है या नहीं है। यह एक बैलेंस बनाने के लिए था, ताकि जो विधायिका और जो न्यायपालिका और कार्यपालिका इनके बीच में एक संतुलन बना रहे। साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है, वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, ताकि ताकि व्यक्ति के मौलिक अधिकार, उसकी स्वतंत्रता का कोई हनन ना हो सके। इसके साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। आप जानते होंगे भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये वाली जो विधि है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित रह सके। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। इस प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का पद बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह नाम मात्र का होता है। लेकिन उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया, उसको हटाने की प्रक्रिया है, वह काफ़ी कठिन रखी गई है। तो यह प्रक्रिया जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग अक्सर भूल जाते हैं, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, और वह उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में जो कार्य करता है, यह जो प्रोसीजर है, तरीका है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहाँ के उच्च जो बड़ा सदन होता है, जो हायर जो सदन होता है, उसमें वह पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जैसे भारत में उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आपको पता होगा भारत के उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है, जो वेतन भत्ते मिलते हैं, वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो यह जो प्रावधान था यह अमेरिका के से आया है। एक और बात,
प्रस्तावना का विचार, भारत के संविधान में प्रस्तावना हो या ना हो, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है, वी द पीपुल से शुरू होती है। इसी प्रकार भारत के संविधान में प्रस्तावना लाने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, जैसा कि भारत में भी होता है। यह भी विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीपीसीएस 1998 में आया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। मैंने अभी आपको बताया अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों के मौलिक अधिकार बने रहें। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, आप देखिए। यूएसए के संविधान इसका आंसर है। मैंने आपको बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो वी द पीपल से जो शुरुआत होती है उद्देशिका का, यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि भारत के संविधान के साथ भी प्रस्तावना होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान लागू होने के बाद लागू हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ का संविधान। मीन्स जो यूएसएसआर था वो अपने डिसइंटीग्रेशन के पहले उसको यूएसएसआर बोलते थे, अब रसिया बोलते हैं। उसके संविधान से क्या लिया गया? मूल कर्तव्यों का प्रावधान। आपको पता होगा भारत के मूल संविधान में कर्तव्यों की बात नहीं होती है। किसी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जो समाजवादी तत्व की इकोनॉमी होती है, वहाँ पर कर्तव्यों की बात होती है। अमेरिका जैसे पूंजीवादी है, वहाँ पर अधिकारों की बात होती है। तो समाजवादी जो व्यवस्था होती है, वहाँ पर कर्तव्यों पर फोकस किया जाता है। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार में जुड़े, वह प्रावधान सोवियत संघ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिए गए थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस वर्ष उन प्रावधानों को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को, और किस समिति, किस कमेटी की सिफारिश पर ये प्रावधान जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आप जानते हैं समाजवाद मीन्स सामाजिक न्याय। इन न्याय के प्रावधान को हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ के प्रावधान से। समाजवादी जो होते हैं वो न्याय की बात करते हैं, और जो पूंजीवाद देश होते हैं वहाँ पर अधिकारों की, वहाँ पर स्वतंत्रता की ज़्यादा बात होती है। ये हम बाद में डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी प्रक्रिया जो विधि से स्थापित की जाए, ये जो सिद्धांत है ये जापान के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो की जाती है, कानून की उचित प्रक्रिया। जबकि भारत में क्या होता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो लॉ ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। हालांकि अब जो न्यायपालिका जो नए निर्णय दे रही है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड की अवस्थिति आप विश्व के मैप में जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज्योग्राफी का भी आइडिया रहे। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया? पहला लिया नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो होते हैं। मीन्स जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो कानून बनाएंगी उनमें इन सिद्धांतों को जरूर ध्यान देना है। मीन्स केंद्र या राज्य सरकार जो भी कानून बनाएंगी या कानून लागू करेंगी तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही ये काम करें। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हैं, वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और निर्वाचन की पद्धति। आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के विधायक, वो जो भारत के सांसद और विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो ये जो प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप वाली, ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति को लिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशिष्ट ज्ञानवान लोग होते हैं या विशिष्ट अनुभव रखते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में हर वर्ष मनोनयन किया जाता है। तो
ये जो प्रावधान है वह आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का लिया गया। 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में समवर्ती सूची आती है। कुल मिला के 3 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं: केंद्र की, संघ सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें दिए गए विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। तो ऐसी सूची को समवर्ती सूची बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी जो बाकी 2 अनुसूचियां हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया था, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान बाद में डाला गया जब भारत का संविधान बना, और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, कि कहीं भी जाके आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, यह जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट प्रावधान कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। मतलब अगर किसी बिल पे, किसी प्रस्ताव पे, किसी अधिनियम, विधेयक पर अगर कोई दोनों सदनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। यह प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस आर्टिकल के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी गई है। मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मीन्स रिपब्लिक जो व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम है, वह फ्रांस के संविधान से। रिपब्लिक सिस्टम, इसका मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वह चुना जाएगा। ऐसा नहीं जैसे ब्रिटेन में क्या है कि महारानी हैं, उनके बच्चे, वही राजशाही शासन चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, भले ही हमारे यहाँ नाम मात्र का होता है, वह भी चुना जाएगा। तो गणतंत्र है, मतलब हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका निर्वाचन होगा, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन होगा। तो यह व्यवस्था जो है हमने फ्रांस से ली है। साथ ही साथ प्रस्तावना में जो हमने 3 शब्द हमारे पास हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिए हैं। आपको पता है तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रचे गए थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रांसीसी क्रांति में इनका महत्व है। तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कई बार आया है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? साफ साफ आंसर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। आसान सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कनाडा का संविधान। हमने शुरुआत में बात की थी संघात्मक ढांचे की, जो हमने भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिया था। लेकिन जो स्वरूप भारत के संविधान में वाकई में है संघात्मक ढांचे का, वह कनाडा से लिया गया है। मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक्चुअली संघात्मक ढांचा या संघीय व्यवस्था जैसा कोई शब्द भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन जो प्रावधान दिखते हैं वह इस प्रकार है कि केंद्र काफी मजबूत है। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर केंद्र और राज्य जो हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से है कि कोई कमजोर या कोई मजबूत नहीं दिखाई देता, वहां राज्य काफी मजबूत होते हैं। जबकि भारत में अगर आप देखेंगे तो सेंटर काफी मजबूत होता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, राज्यों के पास काफ़ी कम शक्तियां होती हैं। जैसे आप कर लगाने की शक्ति, टैक्सेस जो होते हैं, या किसी भी मामले में, जैसे विदेश की नीति निर्धारण में, तो उस प्रकार जैसे केंद्र अगर चाहे, अगर सेंटर चाहे तो राज्यों की बाउंड्री भी चेंज कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा शक्तियां हैं। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे संघात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, मजबूत केंद्र। कोई भी ऐसी सवाल आए जिसमें केंद्र को मजबूती दिखाई गई हो तो वह चीज कनाडा से है। जैसे केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मीन्स रेजिडुअल पावर्स, ऐसी शक्तियां जिनका जो उल्लेख है ना तो राज्य के लिए किया गया है ना केंद्र के लिए किया गया है। अब ऐसा कोई भी प्रावधान बचता है वह केंद्र के खाते में चला जाएगा, मीन्स केंद्र तो मजबूत हो ही गया। तो जो भी ऐसी अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास जाएंगी। अब ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, इसके बाद राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। आप जानते हैं कि भारत में राज्यपाल अलग अलग राज्यों में नियुक्त होते हैं, वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार के पास पावर होती है। जैसे आप देखते होंगे वेस्ट बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में टसल होता है। तो ये माना जाता है कि राज्य जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र के एजेंट होते हैं। तो ऐसे प्रावधान सारे जिसमें केंद्र को मजबूती मिलती है वह सारे कनाडा से लिए गए हैं। आप मोटा मोटी आप याद रखिएगा। ठीक है,
संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण उसी प्रकार किया गया जिसमें केंद्र को फायदा हो, तो यह भी प्रावधान कनाडा से लिया गया है। एक प्रावधान एक्स्ट्रा है जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, कि उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श ले सकता है, तो वह प्रावधान जो है कनाडा का के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श देता है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति हम मांगते हैं, ठीक है। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकार, भारत में जब आपातकाल लगता है तो उस समय मूल अधिकारों को स्थगन किया सकता है। आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 जब हम पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगती है, तो उस समय जब मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है, वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं आपातकाल में, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। आप जरूर पढ़िएगा इसको वाइमर क्यों बोलते हैं। आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जर्मनी को वाइमर रिपब्लिक क्यों कहा गया था, ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, यूपीपीसीएस में 2017 में आया था, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। इसका आंसर क्या हुआ, कनाडा। संघवाद का नाम आया और कनाडा आपको आंसर लगाना है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया। हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब एक ही चीज बची थी कि भारतीय संविधान को अमेंड कैसे करें, संशोधित कैसे करें। तो उस संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से ले लिया, अफ्रीका से ले लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से जो प्रावधान लिया है वह संविधान संशोधन किए। साथ ही साथ राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे करते हैं, वह जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से देख लेंगे। थैंक यू, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।